गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट का एक बहुत ही बड़ा जजमेंट आया जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ जो अबॉर्शन होता है, प्रेगनेंसी अबॉर्शन टर्मिनेशन पर, तो जिसके ऊपर बहुत बड़ा ही जजमेंट आया है। और किस हद तक या कितने दिनों तक, अगर कोई नाबालिग भी क्यों ना हो, तो कितने दिनों में गर्भपात को समाप्त करने की उसको परमिशन मिल सकती है, कब करवा सकती है, इस पे एक विस्तार से हम बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहिएगा और कहीं मत जाइएगा। अब अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए, क्योंकि मेरी जो भी लीगल टॉपिक वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। देखिए, एक 16 वर्षीय नाबालिग को मेडिकल के माध्यम से गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी गई। मामले में उसके पिता ने पहले प्रक्रिया के लिए अदालत में सहमति दी थी, लेकिन सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने की औपचारिकता को पूरा करने में विफल रहे। बेंच ने देखा कि नाबालिग को 24 सप्ताह के गर्भ को पूरा करने के लिए केवल 2 या 3 दिन बचे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए दिनेश कुमार शर्मा ने बाल कल्याण समिति द्वारा पीड़िता के अभिभावक के रूप में नियुक्ति निर्मल छाया परिसर के अधीक्षक को सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी। पीड़िता पिछले साल 17 अक्टूबर से निर्मल छाया कॉम्प्लेक्स में कस्टडी में थी। मेडिकल बोर्ड की 24 फरवरी की रिपोर्ट में कहा गया कि नाबालिग 22 सप्ताह से अधिक समय में गर्भवती है। इसमें कहा गया है कि नाबालिग अपनी गर्भावस्था को जारी रखने में चिकित्सा समाप्ति से गुजरने के लिए फिट नहीं है। अदालत ने कहा कि नाबालिग पीड़िता को यह जानते हुए कि वो खुद अपनी किशोरावस्था में है और मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार नहीं है बच्चे को जन्म देने और पालन की अनुमति देना बुरी तरह से अनुचित ही है। अदालत ने कहा, यह केवल पूरे जीवन के लिए आघात की ओर ले जाएगा और सभी तरह के दुखों में भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक, सामाजिक, वित्तीय और अन्य कारकों को देखते हुए जो एक बच्चे की परवरिश से जुड़े हैं। इसमें कहा गया है, इस उम्र में पीड़िता एवं केवल इसलिए बच्चा पैदा करने की पीड़ा का बोझ नहीं डाला जा सकता क्योंकि उसके पिता और उन्होंने इस अदालत में के समक्ष पीड़िता के एमटीपी के लिए सहमति दी थी। आवश्यक सहमति फॉर्म पर हस्ताक्षर करने की जो औपचारिकता है उसको नहीं पूरा कर पाए थे। अदालत नाबालिग द्वारा अपने पिता की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने अपनी हिरासत सौंपने की मांग की गई थी, जबकि मामला लंबित था। यह बताया गया कि पीड़िता गर्भधारण कर रही थी, जिसके कारण मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया। 3 मार्च को नाबालिग पीड़िता के साथ साथ उसके पिता ने अदालत को बताया कि वह बिना किसी डर या दबाव और ज़बरदस्ती के गर्भपात के लिए तैयार हैं। पिता ने यह भी कहा कि वह बच्चे के सर्वोत्तम हित में प्रक्रिया के लिए अपनी बिना शर्त सहमति दे रहे हैं। हालांकि सरकारी वकील द्वारा 6 मार्च को मामले का उल्लेख किया गया था कि जिसमें कहा गया था कि पीड़िता के पिता सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। एमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट रेबेका जॉन ने अदालत को सूचित किया कि पिता को 7 मार्च को अदालत में पेश करने के लिए नोटिस जारी किया गया था। हालांकि घर पर ताला लगा हुआ था, उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। जॉन ने यह भी कहा कि पीड़िता के 24 सप्ताह के गर्भ को पूरा करने के लिए कुछ ही दिन बचे हैं और अगर समय अवधि समाप्त हो जाती है तो गर्भपात करवाना बहुत ही मुश्किल का काम हो जाएगा। यह भी कहा गया चूंकि पीड़िता के पिता ने अदालत के समक्ष विधिवत अपनी सहमति दे दी थी, इसलिए सहमति फॉर्म पर हस्ताक्षर करने की औपचारिकता समाप्त की जा सकती है। गर्भपात की अनुमति देते हुए जस्टिस शर्मा ने कहा कि संवैधानिक अदालत होने के नाते पीड़िता के हित को देखना कर्तव्य है। कोर्ट ने कहा, यह अदालत मानती है कि पीड़िता द्वारा दी गई सहमति के मद्देनजर केवल उसके पिता के गैर जिम्मेदाराना कृत्य के कारण निराश नहीं किया जा सकता है, जो सहमति देने के बाद औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए आगे नहीं आया।
अदालत ने कहा कि पिता के इस कृत्य के कारणों को बाद में देखा जा सकता है और मामले की जांच के दौरान जांच अधिकारी द्वारा पूछताछ की जा सकती है। अदालत ने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक और मेडिकल बोर्ड को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि एमटीपी अधिनियम और अन्य नियमों और विनियमों और दिशा निर्देशों के अनुसार सक्षम डॉक्टर द्वारा गर्भावस्था का समापन किया जाए। आगे कहा गया कि राज्य चिकित्साकर्ता की गर्भावस्था, उसकी दवाओं, भोजन आदि को समाप्त करने के लिए आवश्यक सभी खर्चों को भी वहन करेगा। राज्य भी वसूली के दौरान आगे की देखभाल के लिए सभी खर्चों का वहन करेगा। अदालत ने यह भी कहा कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी पीड़िता की भलाई सुनिश्चित करना एक कर्तव्य के तहत है, खासकर तब जब उसके पिता सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए आगे नहीं आए। इसके साथ ही अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सरकारी वकील को दिल्ली उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण और बाल समिति के परामर्श से नाबालिग के पुनर्वास के लिए एक उचित योजना पेश करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा, दिल्ली उच्च न्यायालय के विधिक सेवा समिति द्वारा अन्य एजेंसियों के साथ भी समन्वय करने और बच्चे के पुनर्वास और भलाई के लिए इस अदालत के समक्ष एक योजना पेश करने के लिए एक नोडल एजेंसी होगी। इस मामले में अब अगली जो सुनवाई है वो 5 अप्रैल को होगी। देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो इससे फैक्ट निकल के आता है, मेरा जो ये क्या कहते हैं, इस मैटर पे आप लोगों के समक्ष बात करना, जो डिस्कस करने का जो खास उद्देश्य था वो ये था कि मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि आज भी आपके देश में कानून जिंदा है और जो लोग कानून पर विश्वास करेंगे और इंसाफ के लिए गुहार लगाएंगे उनको 101% न्याय मिलेगा। तो अगर आप लोग ऐसे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या किसी और प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और आपकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, तो कोर्ट आपका सुनेगा, आपकी बातों को सुनेगा, आपकी प्रॉब्लम को सुनेगा, आपकी समस्याओं को सुनेगा। तो मैं सभी सुनने वाले, इस वीडियो को सुनने और देखने वालों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आवाज़ उठाइए, लड़िए, आपको ज़रूर न्याय मिलेगा। इसी के साथ विदा लेता हूँ। मैं फिर मिलूँगा, एक लीगल टॉपिक वीडियो, नई लीगल टॉपिक वीडियो लेकर आऊँगा जो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजेबल होगी। जय हिंद।